नमस्कार दोस्तों। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाई बीकानेर के बारे में। बीकानेर बोले या फिर पहले का जांगल प्रदेश बोले, ठीक है भाई। तो इस जांगल प्रदेश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप आगे बढ़ने से पहले हैं भाई, बीकानेर के नाम पे क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। देखो देखिए, बात करें। हाँ, कर दिया क्या लाइक और शेयर? हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं हम। पहले इसकी स्थिति को क्लियर करते हैं भाई, राजस्थान में इसकी स्थिति कहाँ है। अगर बात करें स्थिति के बारे में, तो देखो आप देख रहे हो, आप ये है राजस्थान का उत्तर, ये है भाई राजस्थान का उत्तर, और ये राजस्थान का पश्चिम। तो आप बता दे कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बसा यह एक क्या है, जिला है। आगे बात में, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बसा यह एक क्या है, जिला है, जिसको हम बोलेंगे बीकानेर। अब ये तो ही भाई इसकी डायरेक्शन की बात। अगर बात करें इसके बारे में और, तो देखो, पहले बात तो ये पहले बात तो ये एक बहिवर्ती जिला है। क्या? बहिवर्ती जिला है। बहिवर्ती जिला उसे कहेंगे जो किसी राज्य के साथ या किसी देश के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो इसका मतलब है, बहिवर्ती का मतलब बाहर स्थित है। देखो ये राजस्थान के किनारे स्थित है, ठीक भाई। हाँ, तो ये पहले बात तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो देश की बात आई तो पाकिस्तान साथ बनाता है। और बात करें आगे, तो अगर बात करें इसके पड़ोसी जिले के बारे में, तो ये 6 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक है भाई। तो ये 6 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा रेखा, जिसमें हो गया फलोदी हो गया, नागौर हो गया, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, और श्री गंगानगर हो गया, और अनूपगढ़ हो गया। तो ये 6 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, और एक पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। जाहिर सी बात है, ये बीकानेर है, खुद एक संभाग है, तो ये बीकानेर संभाग के अंदर ही आएगा भाई। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो जरा, बात करते हैं तहसीलों के बारे में। तहसीलों के बारे में अगर बात करें, तो भाई इसके अंदर 8 तहसीलें हैं। कितनी? 8 तहसीलें हैं, जिसमें बीकानेर, नोखा, पुंगल, कोलायत, लोणकरणसर, और श्री डूंगरगढ़, और हद्दा, और बज्जू। तो ये 8 तहसीलों वाला ये क्या है, जिला है। बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो भाई यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की बात करें ना, तो यहाँ पे भाई आपके सामने 6 विधानसभा क्षेत्र है इसके, ठीक भाई। कितने हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र है। देखो, पहला हो गया बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, लोणकरणसर, चौथा हो गया भाई कोलायत, और पांचवा हो गया भाई नोखा, और छठा क्या हो गया, डूंगरगढ़। क्या हो गया भाई? डूंगरगढ़। तो ये आपके सामने 6 तहसीलों वाला क्या है, 6 विधानसभा वाला क्या है भाई, यह एक क्या है, जिला है, जिसमें 6 तहसीलें हैं, सॉरी 6 विधानसभा क्षेत्र है, और 8 तहसीलें हैं। आगे बात सुनने, तो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई चलें क्या आगे? देखो, बात करते हैं आगे। अगर डिटेल में देखें, तो भाई हम पहले बीकानेर की मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है भाई। फिर इसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं पहले बीकानेर को। मैंने बताया था आपको, बीकानेर को पहले प्राचीन नाम देखे बीकानेर का, तो इसको हम जांगल प्रदेश कहते थे, ठीक है भाई। पहले बीकानेर को हम क्या कहते थे, जांगल प्रदेश हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है भाई। इसका उपनाम, तो इसको हम ऊन का घर कहते हैं, ऊन का घर कहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंट मिलेंगे। देखो, बात करेंगे आगे। पहले बीकानेर की बात कर लेते हैं, आगे क्यों चलें। पहले बीकानेर की तहसील के बारे में बात करते हैं। तो एक तरह से देख लो आप, बीकानेर क्यों ज्यादा फेमस है। तो ये बीकानेर मथेरण कला और उस्त कला के लिए क्या है, तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर। एक तो मथेरण कला और एक उस्त कला, जो आप देखते हो, जो ऊंट की चर्बी पे की जाती है, ठीक है भाई। हाँ, गोल्डन कलर की। देखो देखिए, दूसरी बात है यहाँ पे, हेरंब हेरंब गणेश मंदिर भी स्थित है। और देखो यहाँ पे, पहले 2 बातें तो ये होगी। यहाँ पे देखो, तीसरी बात, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ऊन का घर।
एशिया की सबसे ऊंट मंडी पूछ लिया जाए, ऊन मंडी, ऊन मंडी पूछ लिया जाए, ऊंट नहीं भाई, ऊन मंडी, तो ऊन मंडी पूछ लिया जाए तो वो क्या है, बीकानेर। बात करते हैं यहाँ पे भाषा की, तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी स्थित है। ठीक भाई। बात करें यहाँ पे किस प्रकार के फल पाए जाते हैं, यहाँ पे खजूर और बेर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह है भाई बीकानेर। बात करते हैं बीकानेर का एक शहर है कतरियासर, कतरियासर। इसकी बात, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे है जसनाथ संप्रदाय, यहाँ पे जसनाथ संप्रदाय की क्या है, ये प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है। इसका मतलब जसनाथ जी का यहाँ पे जन्म होता है, जसनाथ जी का जन्म स्थल कौन सा है, कतरियासर। और ये आपसे अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य का यहाँ से अग्नि नृत्य का उत्पादिक स्थल है। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं लोणकरण सर की, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मूंगफली का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए लोणकरण सर को हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अगर बीकानेर के अंदर है तो लोणकरण से तहसील के अंदर यही सवाल पूछा जाएगा तो भाई मूंगफली का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, लोणकरण सर। या फिर ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है कोड लैंग्वेज में, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो लोणकरण सर। यहाँ पे जैतून तेल रिफाइनरी भी स्थापित है और यहाँ पे खारे पानी की झील भी है। बात करते हैं बीकानेर के गजनेर के बारे में, तो ये गजनेर है जो रेतीले तीतर हेतु प्रसिद्ध है, रेतीले तीतर, ब्राउन टाइप के तीतर, ठीक भाई, मिट्टी के समान, जिसको हम भट्ट तीतर भी कहते हैं, इसके लिए गजनेर फेमस है। यहाँ पे गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है, तो ये ध्यान रख लेना इसमें रेतीले तीतर। बात करते हैं जोहड़ बीड़, बीकानेर का ये जोहड़ बीड़ भी इतना इंपॉर्टेंट है, आप नहीं समझ सकते हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है, यहाँ पे पहले बात तो ये, और भारत की एकमात्र केमल ऊंट की डेयरी, ऊंटनी की डेयरी, ठीक भाई, तो केमल मिल्क डेयरी यहाँ पे स्थित है, इसलिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन है। ठीक भाई। बात करते हैं कोलायत के बारे में, बात करें बीकानेर का कोलायत, तो यहाँ पे कपिल कोलायत, कोलायत के बारे में अगर सवाल पूछा जाएगा ना तो कपिल मुनि के बारे में ही पूछा जाएगा। कपिल मुनि का नाम आ जाए तो उनका संबंध सीधा कोलायत से है, तो कोलायत है तो कपिल मुनि का यहाँ पे मेला बढ़ता है, और ये कपिल मुनि के क्या है, तपोस्थली है, यहाँ पे कोलायत झील भी है, और सांख्य दर्शन से के क्या है, ये प्रेरणता है। ठीक है भाई, जो कपिल मुनि है सांख्य दर्शन की क्या है, ये प्रेरणता है। बात करते हैं बीकानेर का बरनसी है सर, ठीक है भाई, सर के बारे में बात करें तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये बीकानेर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट है तो एक तो आपके ऊंट के बारे में पूछा जा सकता है, एक राजकोट के बारे में, और एक आपके इसके बारे में, इसके बारे में बोले चाहे इसके बारे में। देखो बरनसी असर के अंदर लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना है, देखो देखिए इसी से रिलेटेड है, ये तो है बरनसी असर की बात है। यहाँ पे प्लाना की बात करें तो यहाँ पे देखो लिग्नाइट कोयला उत्पादित होता है, यहाँ पे लिग्नाइट का जो कोयला है, लिग्नाइट कोयला, अरे कोयला का किस्म है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट प्रकार का यहाँ पे कोयला उत्पादित होता है, लेकिन ये जो कोयला है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है, मतलब विश्व में इससे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का कोयला नहीं मिलेगा आपको लिग्नाइट का। ठीक भाई। हाँ, इसलिए ये पलाना फेमस है। बात करते हैं नोखा के बारे में, बीकानेर की नोखा के बारे में बात करें तो यहाँ पे मुकाम विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बात करते हैं देशनोक, आप तो जानते हो देशनोक करणी माता का मंदिर स्थित है, जिसको हम चूहों की देवी भी कहते हैं। यहाँ पे मेला बढ़ता है चैत्र और आश्विन के अंदर, नवरात्रा के अंदर। भाई ये है भाई बीकानेर के बारे में मोटी मोटी जानकारी, जिसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, और आप इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई बात करते हैं, देखो होता क्या है कि जो राव बिक्का है, जो बीकानेर की स्थापना करते हैं, भाई ये जोधपुर के थे, जो जोधपुर के जो शासक थे राव जोधा, भाई इनके क्या थे, ये पुत्र थे, आगे बात में ये इनके पुत्र थे, ये क्या हो जाते हैं,
अपने पिताजी से नाराज होके चले जाते हैं। पिताजी से नाराज होके ये चले जाते हैं चाचा के साथ, अपने चाचा के साथ। जब नाराज होके चले जाते हैं, देखो कब होके जाते हैं ये जोधपुर से, ये 1465 के अंदर, 1465 के अंदर ये बिक्काजी, जिसको हम राव बिक्का कहते हैं, जोधपुर से कुछ किया, मतलब जोधपुर से निकल गए। और इसके बाद में पहले ये मंडोर पहुंचते हैं, बाद में जंगल प्रदेश पहुंचते हैं। देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है ये अब जोधपुर के अपने पिताजी से ये नाराज हो जाते हैं, पता नहीं किसी न किसी बात पे, ठीक है। हाँ, कभी कभार नाराज होना भी अच्छी बात है भाई। अगर ये नाराज नहीं होते तो आज बीकानेर नहीं होता। हाँ, इसलिए देखो देखिए, तो कोई नाराज हो जाए तो उसको नहीं बनाने का। हाँ, देखो भाई, तो ये 1465 में बिकाजी है जो जोधपुर से कुछ करते हैं और यहाँ से मंडोर पूछते हैं। अब बात करते हैं आगे। जब ये मंडोर पूछते हैं, इसके बाद में देखो यहाँ पे, तो वहां पे जांगल प्रदेश के अंदर वो ठहरते हैं। जांगल प्रदेश के अंदर ठहरने के बाद वहां पे ये बीकानेर की स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश या विक्रमपुरी, ठीक है। हाँ, तो जांगल प्रदेश तो आपसे पूछा जाएगा, पुराना सवाल हो गया, लेकिन आप ये भी ध्यान रखना विक्रमपुरी बीकानेर का प्राचीन नाम है। होता क्या है बाद में, जब देखो बाद में क्या है, बिक्काजी ने करणी माता के हाथों वर्तमान जो लक्ष्मी नींव माता करनी पास में, आपके सामने मंदिर के पास में। अब देखो दूसरा मकान बनाता है तो क्या करेगा ना, उसमें रंग वगैरह लेके तो जाएंगे ना आप लोग। हाँ हाँ, अलमारी वगैरह तो ऐसे ही है। देखो हुआ क्या कि राव बीकानेर जो जोधपुर के शासक, भाई इनके पिताजी तो राव जोधा थे, इसके बाद में शासक कौन आते हैं, राव सुजा। तो ये राव बीकानेर ने जोधपुर के शासक राव सुजा को हराकर राठौड़ वंश के सभी राजकीय चिन्ह बीकानेर ले आते हैं। आगे बस में अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे जो बीकानेर है, बीकानेर की बात कर रहे हैं भाई, मोटा मोटा इतिहास सेनापति थे। जो मुगल शासक था अकबर, उसके सेना के महान सेनापति कौन थे, राजा राय सिंह, जो बीकानेर के ही थे। कहते हैं बात करते हैं राजा अनूप सिंह शासन काल को। देखो बाद में देखो राव बीका के बाद में अनूप सिंह, देखो राजा राय सिंह का भी शासन काल आता है। यहाँ पे राजा अनूप सिंह का भी क्या आता है भाई, शासन काल आता है, को बीकानेर के शौर्य और यश का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाता है आपसे, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा भाई, किसके शासन काल को हम बीकानेर का शौर्य या स्वर्ण काल कहते हैं, तो कौन सा, राजा अनूप सिंह, ठीक है। हम सबसे कम उम्र के शासक भाई बीकानेर के अगर पूछ लिया जाए, सबसे कम उम्र के शासक कौन थे, सबसे कम उम्र के शासक अगर पूछ लिया जाए तो वो थे भाई महाराणा प्रताप सिंह, जिसको हम 6 वर्ष की आयु में ही क्या बनाते थे, महाराजा बना देते हैं, महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है भाई। अगर पूछ लिया जाए सबसे अधिक उम्र के शासक, देखो सबसे कम उम्र का शासक कौन है, महाराणा प्रताप सिंह। तो सबसे अधिक उम्र के शासक भाई, एक तो बचपन में शासक बन गए, राजा बन गए,
और एक ये जो बुढ़ापे के अंदर दलपत सिंह, जब ये दलपत सिंह 46 वर्ष 11 महीने के होते हैं तब ये बीकानेर के राजा बनते हैं। ठीक है भाई, आधा बुढ़ापा आ जाता है फिर भाई ये राजा बनते हैं। तो ये सबसे कम उम्र के हो गए महाराणा प्रताप सिंह और ये हो गए सबसे अधिक उम्र के। अगर बात करते हैं सबसे कम समय के लिए, कम समय के लिए जिसका टाइम पीरियड कम था तो वो थे राज सिंह। ठीक है भाई, राज सिंह जो 21 दिन शासन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, एक ये और एक ये तीनों इंपॉर्टेंट है वैसे देख लिए जाए तो ये 21 दिन तक राजा बने थे बीकानेर के। बात करते हैं सबसे अधिक समय तक, बात ये भी सही, सबसे कम समय तक तो है राज सिंह, सबसे अधिक समय तक बात करें तो वो है गंगा सिंह। देखो जिन्होंने गंग नहर की स्थापना भी की। ठीक है भाई, गंगा सिंह, वही गंगा सिंह जिसको हम गंगानगर के अंदर भी, अनूपगढ़ जिले के अंदर भी पढ़े थे हमने, गंग नहर परियोजना जो इसको पंजाब से लेके आए थे। हाँ भाई, यही गंगा सिंह, देखो इसने बीकानेर के अंदर 55 साल 5 महीना 2 दिन तक शासन किया था। बात करते हैं गंगा सिंह ने पारंपरिक प्रशासन का, जिसने देखो देखिए पारंपरिक प्रशासन के लिए जाने जाते हैं भाई, इन्होंने पारंपरिक प्रशासन का जीर्णोद्धार किया था, उसमें बहुत कुछ उद्धार किया था। ठीक भाई, जीर्णोद्धार किया था, सुधार किया था, और इनका सेना का आधुनिकीकरण भी किया था, नए नए हथियार, आधुनिक हथियार भी प्रोवाइड करवाए थे। ठीक भाई, और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। आगे बस में वही गंगा सिंह। ठीक भाई, हाँ ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करते हैं। 7 अगस्त 1947 को भाई बीकानेर के अंतिम शासक कौन रहे? महाराजा शार्दुल सिंह, जिन्होंने भारत में विल्ले पत्थर पर हस्ताक्षर किए थे, और कितनी तारीख को? 7 अगस्त 1947 को। बाद में बीकानेर रियासत को भारत के अंदर मिला दिया गया था। आगे बस में, हाँ तो ये अगर अंतिम शासक की बात, ये बीकानेर के शार्दुल सिंह है जो अंतिम शासक रहे। देखो बात जानकारी ली थी, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपको पता है राव बीका से इसका इतिहास काल स्टार्ट होता है बीकानेर का। भाई होता है कि नहीं होता है? बात मानते हो मेरी? मानते हो तो देखो आप, राव बीका जिनका शासनकाल होता है 1465 से और 1504 तक, क्योंकि आपको पता है राव बीकाजी मंगल प्रदेश के अंदर रहते हैं, तभी से इनका शासनकाल चलता है वहां पे, की स्थापना करते हैं। हाँ बात करते हैं राव बीका के बारे में, तो इनका शासनकाल होता है 1465 में और 1504 तक। ये राव जोधा का 5वां पुत्र है, राव जोधा का क्या है? 5वां पुत्र है। ये 1465 में बीकानेर की नींव, ये 1465 में बीकानेर की नींव रखते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बीकानेर की नींव रखते हैं, हाँ, लेकिन ये जो बीकानेर दुर्ग की नींव है वो 1488 के अंदर रखते हैं। बीकानेर राठौड़ के संस्थापक भी कहलाते हैं, ये बीकानेर राठौड़ के संस्थापक भी कहलाते हैं। बात है 12 अप्रैल तीज के अंदर बीकानेर बसाया था। तीज के दिन बीकानेर दुर्ग की ये क्या रखते हैं भाई? नींव रखते हैं। ठीक है भाई, ये बिट्टू सुजा द्वारा लिखित ग्रंथ राव जयसिरो छंद में लोणकरण सर को कलयुग का कर्ण कहा है। आगे बस में देखो ऐसे तो बातें बहुत कुछ है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट बात देखो। ठीक भाई, ऐसे तो देखोगे एक ही दिन पढ़ोगे भाई, इनका शासनकाल देखो 21 साल तक रहा है, तो एक हर साल में कुछ ना कुछ तो घटता होगा, तो वो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो इसमें राव लोणकरण सर के बारे में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है
अगर पूछ लिया जाए कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, तो राव लोणकरण सर को कहते हैं। आगे बात में पहला सवाल तो ये पूछ लिया जाएगा। दूसरा बात है, ये किस किस ग्रंथ में लिखा गया है, बिट्टू सुजा द्वारा, जो बिट्टू सुजा द्वारा ग्रंथ है, बिट्टू सुजा ने एक ग्रंथ लिखा था, राव जेतसीरो छंद, राव जेतसीरो छंद के अंदर, राव ग्रंथ का नाम है बिट्टू सुजा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है राव जेतसी के अंदर जयसी रोचंद। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, इसके बाद में आते हैं शासनकाल आता है राव जयसी का, तो 26 से 42 तक आता है। इनके शासनकाल में पहोब का युद्ध होता है। ठीक है भाई, ये पहोब का युद्ध 1541 से 42 तक होता है, और जयसी और मालदेव के बीच के सेनापति जेता और कुंभा के मध्य होता है। भाई मेल मालदेव के, आपको पता है मालदेव, मालदेव राव मालदेव जोधपुर के जो शासक हैं, राव मालदेव। ठीक भाई, जेता और कुफा जो गिरी सुमेल का युद्ध करते हैं शेरशाह सूरी के साथ। ठीक भाई, तो ये राव मालदेव है जिसे हम 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, जोधपुर के शासक है। तो इसका युद्ध होता है भाई, राव जयसी का युद्ध होता है। हाँ, बीकानेर का, ये तो हो गया बीकानेर का शासक, ये हो गया भाई जोधपुर का शासक। इन दोनों के बीच में, राव मालदेव के बीच में नहीं होता है, इनके जेता और कुफा के मध्य होता है, जिसमें मालदेव की क्या होती है भाई, विजय होती है, क्योंकि ये राव मालदेव है 52 युद्धों का क्या है, विजेता है। ये राव मालदेव क्या करता है, अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाता था, सीमा रेखा को, अपने राज्य की सीमा रेखा को बढ़ाता था, और किसी के बलबूते, क्योंकि इसके सेनापति थे जेता और कुफा, इतने शक्तिशाली सेनापति थे। ठीक भाई। हाँ, शेरशाह सूरी भी कांप गया था इनसे। देखो आगे ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी से लड़ेंगे। हाँ, तो पहोब का युद्ध पूछ लिया जाए तो ये 1541 से 42 के बीच में होता है। ठीक भाई, होता है जेता और कुफा के मध्य होता है, जिसमें मालदेव की। अब बात करते हैं राव कल्याणमल, 42 के अंदर ये इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। ठीक भाई, बात करते हैं राव कल्याणमल, बाद में आते हैं इसके शासनकाल। देखो ये क्या करते हैं, 1570 ईस्वी में अकबर ने, भाई आपको पता है 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, जिसमें राव कल्याणमल भी उपस्थित, अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी। ओ, हाँ भाई, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना भाई। देखो देखिए, नहीं आती है तो बता दिया करो भाई। हाँ, टेक्निकल इश्यू है भाई। हाँ, तो गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का भी ये क्या करते हैं भाई, साथ देते हैं। ठीक भाई। हाँ, आपको पता है 1544 के अंदर होता है गिरी सुमेल का युद्ध, ब्यावर के अंदर। हाँ, जो जेता और कुपा और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, ये जेता कुपा और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। ठीक भाई। हाँ, जिसमें ये राव कल्याणमल इसका साथ देते हैं। देखो भाई आगे बात करें, ये आवाज कैसे अटकने लग गई आज, ध्यान रखना पड़ेगा भाई, बता देना आप लोग फिर भी। बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़, इनके बाद में इनका शासनकाल आता है भाई पृथ्वीराज राठौड़ का। कहां से कहां तक, अब आपको पता चल गया, अब 74 तक तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद में 74 से 74 तक, क्योंकि देखो ये राव, ये कल्याणमल के पुत्र है और पिथल के नाम से ये जाने जाते हैं। भाई पृथ्वीराज राठौड़ को हम पिथल के नाम से भी जानते हैं। ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक भाई, इस ग्रंथ को दूसरा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराना कहा जाता है। देखो देखिए, इससे इसको डिंगल का हेरोस भी कहते हैं। तो ये तो भाई इसके उपनाम है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पृथ्वीराज राठौड़। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, इसको हम पिथल के नाम से भी जाते हैं, कल्याणमल के ये पुत्र है। ठीक भाई। हाँ, देखो देखिए बात करते हैं, एक सेकंड,
हाँ, तो ये इनका जो ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी री, तो इस ग्रंथ में दूसरा आढ़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। इस ग्रंथ को हम दूसरा आढ़ा और 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहते हैं। रे इसको हम डिंगल का हेरोस भी कहते हैं। आगे बात करते हैं महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह देखो देखिए, हाँ, राजपूतों का कर्ण भी कहते हैं इसको, ठीक भाई। कलयुग का कर्ण तो कल्याणमल को कहेंगे। देखो ये दोनों में ध्यान रखना आप। देखो लोण करण सर को, सॉरी, कलयुग का कर्ण तो हम लोण करण सर को कहेंगे, लेकिन राजपूतों का कर्ण, राजपुतानों का कर्ण किसे कहेंगे? महाराजा राय सिंह को कहेंगे। और मुगल दरबार का स्तंभ है, ठीक भाई, मुगल दरबार का स्तंभ। देखो देखिए बात करते हैं, दो कहते हैं राजपूतों का कर्ण और मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं, ये हो गए उपनाम। राजपूतों का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अगर पूछ लिया जाए महाराजा राय सिंह को राजपूतानों का कर्ण किसे कहा है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको ये उपाधि दी, ऐसे मान लो। ग्रंथ राय सिंह महोत्सव, राय सिंह के समय बीकानेरी चित्रकला से संबंधित भागवत पुराण का चित्रण है। यहाँ पे आपको भागवत पुराण का चित्रण भी हुआ है, ठीक भाई। इनके शासन काल में भागवत पुराण का चित्रकाल भी हुआ है। आगे बात करते हैं भाई महाराजा कर्ण सिंह। देखो इसको मतीरे की लड़ाई होती है, आपको पता है, जो बीकानेर के शासक है और नागौर के जो शासक है। बीकानेर के शासक है भाई महाराजा कर्ण सिंह, और जो नागौर के शासक है अमर सिंह, ठीक भाई। कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में मतीरे की लड़ाई होती है। होता है क्या है कि बीकानेर के अंदर, बीकानेर की सीमा के अंदर, यहाँ पे बीकानेर के अंदर तो मतीरा लग जाता है, बेल तो यहाँ पे लगती है, लेकिन ये बेल फैलती फैलती इधर नागौर के अंदर चली जाती है, नागौर के अंदर आ जाती है। लेकिन जो मतीरे लगे वो नागौर के अंदर लग गए, ठीक भाई। तो इधर वाले सेनापति बोल रहे थे भाई ये भाई इन मतीरों पे हमारा हक है। तो इधर वाले बोल रहे हैं भाई भाई जरूर आपकी बेल है, हम मानते हैं आपकी बेल जरूर है, लेकिन ये इनका जन्म नागौर के अंदर हुआ है। हाँ, इनका वजन भार इतने दिन हमारी नागौर धरती ने सहना है, तो इसलिए हमारा हक है। तो ये मतिरे का हकनामा के ऊपर यहाँ पे लड़ाई होती है दोनों सेनाओं के बीच में, जिसमें बीकानेर के शासक जीत जाते हैं। जहां से बेल आती है वहीं से ये शासक जीत जाते हैं और ये नागौर के शासक यहाँ पे हार जाते हैं। भाई ये है मतिरे की राड़, ठीक है भाई, खतरनाक वाली राड़ है भाई। करते हैं जो 1644 के अंदर होती है, करण सिंह और अमर सिंह के बीच में होती है, ठीक भाई। और करण सिंह इसमें विजय रहते हैं। औरंगजेब ने करण सिंह को जांगलधर बादशाह भी कहा है। देखो इसको जांगलधर बादशाह की उपाधि किसे दी है? औरंगजेब ने कर्ण सिंह को दी है। इनके दरबारी कवि की बात करें तो यह है गंगाधर मैथिली, और बात करें रचना की बात करें तो इनके द्वारा रचना है कर्ण भूषण। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रख लेना, मतेरे की राड़ और ये सबसे ज्यादा मतेरे की राड़ ही पूछी जाएगी इससे बारे में, ठीक भाई। जाए देखो देखिए बात करते हैं महाराजा अनूप सिंह, करेंगे महाराजा अनूप सिंह। देखो देखिए बात करते हैं औरंगजेब ने अनूप सिंह को, देखो औरंगजेब ने पहले तो इसको कर्ण सिंह को जांगलधर की उपाधि जांगल कहा, लेकिन औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही, ठीक भाई, माही मराठियों की उपाधि दी है, माही मराठियों की उपाधि दी है। बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ के बारे में, तो अनूप, विवेक, गीत गोविंद टीका, काम प्रबोध और अनुपयोग, ठीक है भाई, अनुपयोदया टीका। दरबारी कवि की बात करें तो यह भावभट्ट है। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो यहाँ पे अनूप संगीत, रत्नाकर की बात, ठीक भाई, और अनूप संगीत कोश और अनूप संगीत प्रकाशन, ठीक भाई। और उस कला का सर्वाधिक विकास इसी काल में होता है। देखो देखिए हमने पढ़ा था, देखो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, आपने देखा है बीकानेर, बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है, कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपने पढ़ा होगा, कहाँ है ये है बीकानेर है, जो मथेरन कला और उस्त कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। और इसी उस्त कला का अगर सवाल पूछ लिया जाए
भाई इसी उस कला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में होता है? सवाल केवल यही पूछा जाएगा, ये दो सवाल महाराजा अनूप सिंह और ये उस्त कला के बारे में। तो ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, उस्त कला का सर्वाधिक विकास इन्हीं किसके शासनकाल में होता है? तो महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में होता है। बात करते हैं आगे, जोरावर सिंह हुड़ा सम्मेलन होता है। भाई हुड़ा सम्मेलन होता है, देखो, हाँ, हुड़ा सम्मेलन में ये भाग लेते हैं, जोधपुर के शासक भी जाते हैं, उदयपुर के भी जाते हैं, ठीक भाई, बीकानेर के भी जाते हैं, जयपुर के भी जाते हैं। तो ये हुड़ा सम्मेलन है, ठीक भाई। हाँ देखो, हाँ बात करते हैं, ये हुड़ा सम्मेलन होता है भाई 17 जुलाई 1734 को, ठीक भाई। इस सम्मेलन में ये भाग लेते हैं, ठीक भाई। हाँ देखो भाई, बात कर रहे थे हम हुड़ा सम्मेलन की। आपको पता है, पहले ही हम बताते थे, पहले बीकानेर में ये भीलवाड़ा के अंदर होता था, लेकिन अभी हम बताएंगे शाहपुरा जिला, ठीक भाई। ये शाहपुरा जिला के अंदर हुड़ा सम्मेलन हुआ, ठीक भाई। हाँ, होता क्या, जो मराठा है, मराठे का क्या है, उनका थोड़ा तानाशाही ज्यादा ही बढ़ जाती है, उनकी शक्तियां ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो राजस्थान के सारे राजपूत इकट्ठा होते हैं हुड़ा के अंदर और वहाँ पे सम्मेलन करते हैं। हाँ भाई, इन मराठों को राजस्थान से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन ये हुड़ा सम्मेलन होता क्या है, असफल हो जाता है, क्योंकि आपस में ही राजस्थान के सारे राजपूतों में क्या था, मतभेद था, ठीक भाई। हाँ, तो बीकानेर के वो कौन से शासक है जिन्होंने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो है जोरावर सिंह। और डिटेल में देखना है तो शाहपुरा जिला जाके देखो भाई। हाँ भाई, देखो देखिए, बात करते हैं महाराजा गज सिंह। बात करें महाराजा गज सिंह, पहले हम भीलवाड़ा के अंदर पढ़ते थे हुड़ा सम्मेलन, भीलवाड़ा जिले के अंदर आता था, लेकिन अब भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग हो गया, तो हुड़ा शाहपुरा के अंदर चला गया, ठीक भाई। बात करें, ये असफल हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना, हुड़ा सम्मेलन में बीकानेर का कौन सा शासक था? जोरावर सिंह, जिन्होंने भाग लिया था। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो ये वेदसार और पूजा पद्धति, देखो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। महाराजा गज सिंह की बात करें तो यह है, मोहम्मद शाह ने गज सिंह को श्री राज, ठीक भाई, राजेश्वर महाराधिराज की उपाधि दी थी। तो भाई इसकी उपाधि पूछी जाती है भाई, महाराजा गज सिंह को, सवाल ऐसे बनता है, महाराजा गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि किसने दी? तो किसने दी? मोहम्मद शाह ने। किसने? मुगल शाह मोहम्मद शाह ने इसको उपाधि दी थी, ठीक भाई। ये नाम याद रख लेना, महाराजा गज सिंह आए तो, ठीक भाई। देखो भाई, आगे बात करते हैं महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह के बारे में अगर बात करें तो ये भटनेर दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया था। भाई भटनेर दुर्ग पर ये आक्रमण करने वाले जिन्होंने 1805 में किया था। भटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया था, जिसको आप हनुमानगढ़ जिला पढ़ते हो, पहले भटनेर दुर्ग हमने पढ़ा था ना भाई। हाँ, तो भटनेर दुर्ग पे ये आक्रमण करते हैं 1805 में, ठीक है भाई। और ये आक्रमण करते हैं 1805 में आक्रमण करते हैं, और मंगलवार के दिन करते हैं। उस दिन मंगलवार होता है, हनुमान जी का वार होता है, इसलिए भटनेर का नाम बदल के हनुमानगढ़ रख दिया जाता है। बस बात इतनी सीख है, ठीक भाई। हाँ, तो अगर पूछ लिया जाए भटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ दुर्ग किसने रखा, तो वो है महाराजा सूरज सिंह ने। चूरू किले पर आक्रमण किया, देखो चूरू किले पर भी आक्रमण किया 1814 में। और चूरू किले से चांदी के गोले दागे गए से, देखो दी भाई, जब चूरू किले पर ये आक्रमण कर रहे थे तो राजाओं ने जनताओं से आग्रह किया, तो उन्होंने जनताओं से आग्रह किया और सारी चांदी लेके आ गए जनताओं से। हाँ, तो उनके चांदी के गोले बना के तोप से इन सेना के ऊपर दागे गए थे, ठीक भाई। हाँ, तो अगर पूछ लिया जाए, हाँ, सूरज सिंह ने जो 18 के आक्रमण के
एक आक्रमण हो गया 1805, 1814, एक हो गया 1818 में सूरज सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की। अंग्रेजों से क्या की थी भाई? सहायक संधि की थी। आगे बात करते हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट है भाई इसके बारे में। तो बात करते हैं महाराजा रतन सिंह, बीकानेर में सती प्रथा और कन्या। देखो, महाराजा रतन सिंह बीकानेर में सती प्रथा और कन्या वध पर रोक लगाने का प्रयास किया था। इन्होंने केवल प्रयास किया था लेकिन असफल रहे। तो प्रयास करना और रोक लगाना, रोक लगाने वाले शासक आगे आएंगे, ठीक है भाई। तो सती प्रथा और कन्या वध पर रोक लगाने वाले, प्रयास करने वाले कौन है? महाराजा रतन सिंह। आगे बात करते हैं महाराजा सरदार सिंह। इनके बारे में अगर बात करें तो ये 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था। अगर पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? ये है महाराजा सरदार सिंह। देखो देखिए, एकमात्र राजा जो अंग्रेजों का साथ देने हेतु सेना लेकर रियासत से बाहर पंजाब और हरियाणा गए थे। देखो, एकमात्र ऐसा राजा है जो अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजस्थान से बाहर गए थे। ये सवाल है, ठीक भाई। हाँ, तो एकमात्र राजा जो अंग्रेजों का साथ देने के लिए रियासत से पंजाब में बाड़लो और हरियाणा हिसार गए थे। महाराजा डूंगर सिंह, इसके समय बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध हुई थी। आगे पास में जो भुजिया खाते हो ना, बीकानेरी भुजिया, अगर पूछ लिया जाए तो वो किनके शासन काल में प्रसिद्ध हुई? महाराजा डूंगर सिंह, ठीक है। देखो भाई, बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह। देखो, बात करें अल्प आयु में, ठीक है, इसके अब ये क्या करते हैं? अब आवाज आ रही है? हाँ, होता क्या है कि इनके समय अगर पूछ लिया जाए महाराजा गंगा सिंह के किसके शासन काल में छपनिया अकाल पड़ा था, तो वो है गंगा सिंह के शासन काल में छपनिया अकाल पड़ा था 1899 में। डेट भी ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक भाई, 1914 और 18 में अंग्रेजों का, ये प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ भी देते हैं। और 1800 देखो 1919 में वर्साई की संधि में भाग भी लेते हैं, लेने के लिए पेरिस फ्रांस गए थे। 1921 में नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर भी थे, ठीक भाई, प्रथम चांसलर भी बने। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। हाँ, कौन से? 1930 के गोलमेज सम्मेलन, 1931 और 1932 में। इसलिए हम गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। आगे बस में गंगा सिंह को हम आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। भाई, गंगा सिंह के बारे में हमने अनूपगढ़ जिले के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है भाई, आदि बातें। तो ये बात है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है ये छप्पनी अकाल के बारे में, दूसरी बात है ये और ये, ठीक भाई। हाँ, ये गए थे भाई। पूछ लिया जाता है बीकानेर का कौन सा शासक है जो भाग लेने के लिए, वर्साई की संधि में भाग लेने के लिए पेरिस गए थे, ठीक भाई, फ्रांस गए थे, ठीक भाई। तो वह है महाराजा गंगा सिंह। बात करते हैं महाराजा शार्दुल सिंह। ये बीकानेर के अंतिम राजा हैं, क्योंकि ये इसके बाद में बीकानेर कहाँ पे मिल जाते हैं? बताया था ना अभी, ये एकीकरण के समय 30 मार्च 1950 को राजस्थान में शामिल किया, ठीक भाई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? भाई, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में, ठीक है। हाँ, और कौन करते हैं? मगाराव वैद्य। देखो, 1937 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में लक्ष्मी देवी आचार्य ने की थी, ठीक है भाई। हाँ, पूछ लिया जाए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना,
ये 1937 के अंदर, ठीक भाई। हाँ, और कौन करते हैं भाई, लक्ष्मी देवी आचार्य। देखो भाई आगे बात करते हैं बीकानेर के बारे में। अब देखो हमारा इतिहास तो कंप्लीट हो गया, अब हम थोड़ी कला और संस्कृति देख लेते हैं, देख लें क्या भाई। तो आप देखो हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा ऊंट अनुसंधान और प्रजनन केंद्र बीकानेर के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा, भाई दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। इसलिए हम बीकानेर को ऊंटों का देश भी कहते हैं। यहाँ के ऊंट बहुत अच्छी सवारी करते हैं, यहाँ के ऊंट बहुत अच्छी सवारी के लिए फेमस है। यहाँ सर्वप्रथम रेल कब चली थी, चिल्लो से बीकानेर चली थी। कहाँ से, चिल्लो से बीकानेर तक 9 दिसंबर, अगर पूछ लिया जाए बीकानेर में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, 9 दिसंबर को 1898 में, ठीक भाई 1898 में चल गई थी। और कहां से, चिल्लो से बीकानेर तक चली थी। यहाँ पे भांडा शाह का जैन मंदिर भी है, भांडा शाह का जैन मंदिर भी है। वे तीर्थक भगवान सुमतिनाथ, ठीक है, ठीक है, भांडसा का भाई आवाज आ रही है। हाँ, आज पता नहीं क्यों भाई दिक्कत ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। वैसे तो लिखा है सब आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मीनाथ मंदिर राव बिका के ये पुत्र है, राव बिका के पुत्र ने, देखो देखिए जो राव बिका के पुत्र है, आपको पता है दूसरा शासन राव लोणकरण सन ने इसको बनाया था 1561 से, ठीक है भाई, हाँ, के बीच में बनाया था। बीकानेर के अंदर आपको मिलेगा जूनागढ़ का किला, जमीन का जेवर भी कहते हैं इसको, रखना। जो जमीन का जेवर किसे कहते हैं, जूनागढ़ किले को। ये राव बिका द्वारा बनाया जाता है 1478 में। हाँ, विकास इसका पुनः विकास राय सिंह, पता है ना आपको, राय सिंह शासक आए थे जो 1645 से जूनागढ़ किले के बारे में एक ही सवाल पूछा जाएगा, जमीन बेस, तो जूनागढ़ दुर्ग को ये ध्यान रख लेना बेस। गंगा सिंह ने लक्ष्मी पैलेस जनेर रामपुरिया, हाँ तो जरा बात करते हैं आगे। रसीस शिरोमणि मंदिर, रसीस शिरोमणि मंदिर ये बीकानेर के अंदर स्थित है। बात करें शाही स्मारक, पहला स्मारक राव कल्याणमल, देखो यहाँ पे शाही स्मारक भी स्थित है, ठीक है भाई। हाँ, पहला है, अगर बीकानेर में पूछ लिया जाए पहला स्मारक किसका है, राव कल्याणमल का। दो अंतिम, पहला और अंतिम पूछा जाता है तो ये करण सिंह ने, और जंगलदर शाह, और 16 स्तंभ है यहाँ पे, ठीक है भाई। हाँ देखो देखिए भाई नोट कर लिया जाए, तो भाई इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था, देखो करणी माता का मंदिर है यहाँ पे बीकानेर के अंदर, देशनोक बीकानेर। गजनेर पैलेस के अंदर पढ़ा था हमने, गजनेर पैलेस भी है, और शिवबाड़ी मंदिर भी है बीकानेर के अंदर। बात करेंगे यहाँ पे लक्ष्मी निवास पैलेस भी है, हाँ। बात करेंगे यहाँ पे जूनागढ़ किला भी है, ठीक है भाई, जिसको हम जमीन का जेवर भी कहते हैं। रसीस शिरोमणि मंदिर भी है, और शाही स्मारक भी है। देखो यहाँ पे 16 शाही, देखो अभी भी पढ़ा था हमने, 16 स्तंभ के हैं। शाही स्मारक यहाँ पे स्थित है, जिसमें पहला और अंतिम पूछा जाएगा। पहला किसका था, राव कल्याणमल का, दूसरा अंतिम किसका था, करण सिंह का। ये शाही स्मारक भी यहाँ पे है, रामपुरिया हवेली बीकानेर की। आगे बस में रामपुरिया हवेली बीकानेर की। बात करेंगे यहाँ पे, हाँ लारगढ़ पैलेस और शार्दुल सिंह संग्रहालय पढ़ा था ना हमने, और भांडासाई का जैन मंदिर जो 5वें तीर्थंकर थे, हाँ, और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर
तो ये है भाई बीकानेर की भाई चित्रकला शैली। हाँ, देखो बात करते हैं आगे, बात करते हैं कला संस्कृति पढ़ रहे हैं हम। तो बात करें महाकर्णी माता। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक भाई। करणी माता जो चारण समाज की क्या है भाई, ये कुल देवी है। पूछ लिया जाता है करणी माता किस समाज की कुल देवी है, तो चारण समाज की कुल देवी है। बात करते हैं उपनाम की, बात करें तो ढाडी मूंछ वाली देवी भी कहते हैं, ढाडी मूंछ वाली देवी भी माँ करणी को कहते हैं। सफेद चूहों को, देखो सफेद चूहों वाली देवी भी कहते हैं, लेकिन वहां पे जो सफेद चूहे हैं उनको क्या कहते हैं, उसको काबा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सफेद जो, देखो ये पुराना हो गया भाई, महाकर्णी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक में, ये सवाल तो पुराना हो गया। अब पूछा जाएगा वहां पे सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा। ठीक है। पुजारी कौन होते हैं, बारिद। ठीक है। हाँ, प्रतीक चिन्ह क्या है, सफेद चिन्ह। वंशज क्या है, देपावत। ठीक है भाई। हाँ, तो ये ध्यान रख लेना आप माँ करणी माता के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो देखिए बीकानेर के अंदर पूर्वेश्वर महादेव मंदिर का भी स्थित है। ठीक है भाई, महादेव मंदिर भी स्थित है। बात करें आगे, रतन बिहारी मंदिर भी, पूर्वेश्वर महादेव मंदिर बीकानेर, रतन बिहारी मंदिर बीकानेर, लक्ष्मी नारायण मंदिर पढ़ा था हमने, भैरू जी का मंदिर भी बीकानेर में, हेरम गणपति का मंदिर। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, इसमें लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर देख लेना। ठीक भाई, बस। देखो देखिए हेरम्ब गणपति जी का जो मंदिर है, यहाँ पे गणेश मूषक पर सवारी ना होकर शेर पर सवारी करते हैं। देखो देखिए, देखो गणपति जी का ऐसा मंदिर है जो हेरम के अंदर है। देखो देखिए, कोई बात नहीं। तो हेरम गणपति जी का मंदिर है। आप तो देखते हो भाई गणेश जी भाई मूसों के ऊपर सवारी करते हैं, लेकिन इस मंदिर में आपको गणेश जी मूसों के ऊपर नहीं, शेर के ऊपर सवारी करते मिलेंगे आपको। अब देखा आपने भांडासा जैन मंदिर, ये आपको पता है पांचवें तीर्थक थे, सुमित नाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे। ठीक भाई, भांडासा है जैन मंदिर के अंदर। इसका निर्माण कौन करवाता है, जैन भांडासा करवाते हैं। नींव में घी का प्रयोग किया जाता है। ये मंदिर है एकमात्र, ये मंदिर है जिसमें नींव में घी का प्रयोग किया जाता है। ठीक भाई। हाँ, देखो बात करेंगे रसमत लोक नाट्य, बात करते हैं इसके बारे में। इसकी उत्पत्ति तो भाई जैसलमेर के अंदर होती है, लेकिन ये प्रसिद्ध बीकानेर का है। आचार्यों का चौक है, इसको हम आचार्यों का चौक भी कहते हैं। बात करेंगे पाटा संस्कृति भी प्रसिद्ध है, बीकानेर की पाटा संस्कृति भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो अगर पूछ लिया जाए बीकानेर का कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है, तो रसमत। देखो कला की बात करें तो मथेरन कला हमने पढ़ा था ना, उस्त कला और मेथेरन कला, और जैन समुदाय से संबंधित है मेथेरन कला। उस्त कला या मुनवती कला, उस्त कला और मुनवती कला। तो बीकानेर में दो कला है, एक तो उस्त कला और एक मथेरन कला, दो प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर, देखो हमने पढ़ा था ना उस्त कला किसे कहते हैं, ऊंट की खाल पर की गई स्वर्णिम चित्रकारी, इसको हम उस्त कला कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता। ठीक भाई। इन्होंने क्या किया कि 1886 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और सर्वाधिक विकास हमने पढ़ा था, तो उस्त कला का सर्वाधिक विकास किनके काल में होता है, अनूप सिंह के काल। बीकानेर में देवखंड की क्षत्रिय, देवकुंड की, और चले। तो हो रही भैया, इसका क्या हो गया। हम्म, एक सेकंड रुकोगे भाई। क्या बोल रहे हो।
हमें भी दिखा दिया जाए भाई, ये एंटीना है, टेलीफोन है, ठीक भाई। हाँ, कभी वायर में थोड़ी आज ही हो रही है। हाँ, ना कि नहीं आए हो क्या आप लोग? देखो जरा, बात करते हैं, बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं चित्रकला के बारे में। तो यहाँ पे लालगढ़ पैलेस भी है। इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाते हैं। गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाते हैं, ठीक भाई। हवेलियां की बात करें भाई, बीकानेर के अंदर कौन सी हवेलियां हैं? एक तो है बछावतों की हवेली, डागा की हवेली, कोठारी हवेली, मेहता की हवेली। बात करें यहाँ पे संप्रदाय की, अलखिया संप्रदाय है। कौन सा है? यहाँ पे बीकानेर के अंदर संप्रदाय की बात करें तो ये अलखिया संप्रदाय है। प्रमुख पीठ है बीकानेर के अंदर। संस्थापक कौन है? लालगिरी। और प्रमुख ग्रंथ है इनका अलख, ठीक भाई, स्तुति प्रकाश। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, अलखिया संप्रदाय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, वीर बिग्गाजी, यहाँ पे वीर बिग्गाजी का जन्म होता है डूंगरगढ़ में तो होता है, रीडी गांव डूंगरगढ़ में तो इनका जन्म होता है। ये जाखड़ समाज के कुल देवता है, जिनका मंदिर कहाँ पे मिलेगा आपको? बीकानेर के अंदर। जाखड़ समाज के, जाटों में जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? वीर बिग्गाजी, ठीक है। जो इनका जन्म होता है रीडी गांव और डूंगरगढ़ में इनका जन्म होता है। ये जाटों समाज की कुल देवता है, जिनका मंदिर बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक भाई। बात करेंगे संत हरिमदास जी, ठीक भाई, हरि रामदास जी। बात करते हैं, संत है हरि रामदास जी, इसके बारे में बात करें तो प्रमुख पीठ है सिंहथल, बीकानेर के अंदर इनकी पीठ है। इनके गुरु की नाम बात करें तो ये सत श्री, ठीक भाई, जयमल दास जी है। और इनका संबंध तो बेस आपको तो ये पूछा जाएगा, इनका संबंध किसे है? राम से नहीं, संप्रदाय से ही इनका क्या है? संबंध है। संत हरि रामदास जी का संबंध किससे है? राम से नहीं, संप्रदाय से इनका जन्म है। देखो सोनथी स्थान की बात करें तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थित है। अगर पूछ लिया जाए बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल कौन सा है? सोनथी। इसको प्रथम कालीबंगा भी कहते हैं, प्रथम कालीबंगा दूसरा पूछा जा सकता है। प्रथम कालीबंगा किसे कहते हैं? सोनथी, बीकानेर के सोनथी को। अब देखो देखिए, उल्लाह जिलाही बाई, अगर ये बात करें प्रसिद्ध गायिका की बात करें तो ये मांड गायिका है, राजस्थान की, इसको कोकिला भी कहते हैं, ठीक भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। उल्लाह जिलाई बाई को, उल्लाह जिलाई बाई, जिसको हम राजस्थान की कोकिला भी कहते हैं, ठीक भाई, मांड गायिका है। और प्रसिद्ध गीत की बात करें हमें, केसरिया बालम पधारो, अरे केसरिया बालम पधारो मारे देश, ठीक है। हाँ, तो इनका प्रसिद्ध गीत है और ये उल्ला जिलाई बाई ने गाया था, मांड गायिका है, इसलिए हम इसको राजस्थान की क्या बोलते हैं? कोकिला कहते हैं। देखो इनको, हाँ, डाक टिकट भी जारी किया था इनके नाम पे 2003 को। और भारत राजस्थान रतन देखो देखी, इनको पद्मश्री, देखो यहाँ पे थोड़ा इधर चला गया ये पद्म, ठीक भाई, ये पद्मश्री देखो 2 अवार्ड मिले थे इनको। पद्मश्री तो मिला था 1982 में भारत सरकार द्वारा, लेकिन राजस्थान रत्न इनको 2012 और 13 में मिला था, ठीक भाई। और आगे बात में तो आपको तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में, उला जिलाई बाई के बारे में। तो राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? अरे इनका प्रसिद्ध गीत, ठीक है भाई, केसरिया बालम। करते हैं गौरी बाई, ये भी एक मांड गायिका है। इनको पुरस्कार मिलता है 1986 में संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, पुरस्कार मिलता है इनको, ठीक है। मांड गायिका 2 होगी भाई इसके अंदर। तो बात करें, अब बात करें प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, यादवेंद्र चंद्र शर्मा। यादवेंद्र चंद्र शर्मा कौन है? जिनका जन्म होता है 1932 के अंदर। बात करते हैं प्रमुख रचना है हो गोरी किरण पीरी, ठीक है भाई, हो गोरी किरण पीरी पीवरी। और एक है, एक और मुख्यमंत्री, मेहंदी के फूल, ताश रोगर, खंबा अंदाता, ठीक है भाई, ये क्या है? इनके प्रमुख गीत हैं, ठीक है भाई। राजस्थान भाषा संस्कृति अकादमी,
आप हमने देखा ना, राजस्थान भाषा संस्कृति अकादमी। ठीक भाई, देखो, हाँ देखो कहाँ पे देखा था, हमने देखा था, हाँ ये रही, हमने पढ़ा था राजस्थान बीकानेर के अंदर राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी स्थित है। ठीक है भाई, हाँ इसके बारे में देख रहे हैं हम। बहुत आगे चले गए क्या हम? भाई थोड़ा बहुत बच्चा है। बात करते हैं भाई, इस अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। देखो यहाँ पे प्रकाशित पत्रिका भी है बीकानेर से। कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई थी? जागत जोत, जागती जोत। ठीक भाई, ये बीकानेर से प्रकाशित हुई थी। अब देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी। लेकिन संबंध क्या है, जिसे बीकानेर में 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक भाई, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, देखो भाई इसकी स्थापना, अभिलेखागार की स्थापना 1955 में जयपुर में होती है, लेकिन बाद में इसको बीकानेर के अंदर लेके आ जाते हैं 1960 में, 5 साल बाद में। राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी बीकानेर के अंदर है। गंगा नामक पत्रिका भी यहाँ से बीकानेर से प्रकाशित हुई थी। ठीक भाई, दो दो पत्रिका होगी, एक तो जागती ज्योत होगी और एक गंगा नामक। देखो भाई आगे चलते हैं, बात करेंगे हम समराथल थोरा नोखा। समराथल थोरा जो नोखा के अंदर है, ये जाम्बोजी की तपस्या स्थल थी। हमने पढ़ा था, ये तो पहले पढ़ लिया था। ठीक भाई, जाम्बोजी की तपस्या स्थल कौन है? समराथारा। ठीक भाई, समराथल थोरा। अब बात करते हैं हम कत्रियासर, इसके बारे में पढ़ा था ना हमने, कत्रियासर। ठीक है, जाम्बोजी के बारे में। जसनाथ जी, जसनाथ जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और जसनाथ संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। ठीक भाई, यहाँ पे जसनाथी संप्रदाय है, इनकी प्रमुख पीठ यहाँ पे है। और ये जो जसनाथ जी है, तो यहाँ पे कत्रियार के अंदर जसनाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? इनके कुल नियम कितने हैं भाई? 36 है। प्रमुख ग्रंथ की बात करें भाई, जसनाथ जी के, जो जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना करते हैं, प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो यह है सिंबुदड़ा कोड़ा। इनके अनुयायी कौन है? अग्नि नरती, फतेह फतेह। ठीक भाई, अनुयायी अग्नि नरती। बात करते हैं आगे संत जाम्बोजी। देखो जाम्बोजी की तपोस्थली कौन सी होगी? समराथल थोरा। यहाँ पे मुकाम तालाब नोखा के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है। इनका मेला बढ़ता है आश्विन भाद्रपद की अमावस्या को, यहाँ पे इनका मेला बढ़ता है। ठीक भाई, तो संत जाम्बोजी की तपस्या स्थली, ये सवाल पूछा जाएगा इनके बारे में, और जसनाथ जी के बारे में ये सवाल पूछा जाएगा बेस। ठीक भाई, दो नाम याद रखना आपको। करते हैं नोखा तहसील के बारे में। पता है नोखा तहसील होता है क्या है? यहाँ पे नोखा तहसील ने 1927 में जो गंगा सिंह जो शासक थे, उन्होंने यहाँ पे कृषि मंडी के रूप में इसको बनाया था। नोखा को कृषि मंडी के रूप में बनाया था। गंगा सिंह ने इसे चंडीगढ़ की उपाधि दी थी। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का चंडीगढ़ किसे कहते हैं? हम नोखा को कहते हैं। ये चंडीगढ़ की उपाधि किसने दी थी? गंगा सिंह ने, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कृषि मंडी है बहुत बड़ी। यहाँ की जो भुजिया है स्नैक्स, भुजिया स्नैक्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है नोखा की। ठीक भाई, आपके देखो यह नोखा का है जसरासर का प्राचीन नाम। नोखा के अंदर है भाई जसरासर का प्राचीन नाम क्या है? जंजीरा। कोलायत की बात करें तो में कपिल मुनि का आश्रम है। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है, पढ़ा था हमने। लोणकरणसर की बात करें तो इसको हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं। आगे बस में राजस्थान का राजकोट किससे कहते हैं? लोणकरणसर को, क्योंकि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पुंगल या पुंगलगढ़ भाई तहसीलें हैं, ये तो सारी तहसीलें है ना। हाँ भाई, ये तो हो गया जसरासिर तहसील होगी, नोखा होगी, कोलायत होगी, लोणकरणसर होगी, पुंगल होगी। बाबा रामदेव जी महाराज की बहन, देखो पुंगल, पुंगलगढ़ पुंगल। ठीक भाई, बहन देखो जो रामदेव बाबा रामदेव जी है, इनकी बहन है, उनका ससुराल है पुंगल, सुगना। बाबा रामदेव जी की बहन का क्या नाम है? सुगना देवी। उनका ससुराल कहाँ पे है? बीकानेर में
पुंगल या पुंगलगढ़ के अंदर है। भाई ये है भाई तहसीलों के बारे में बातें। अगर भौतिक स्थिति देखें हम, भाई हमने इतिहास पढ़ लिया, कला संस्कृति पढ़ ली, तो अब भूगोल भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी नजर इसके बारे में भी डालें। तो यहाँ पे जो जलवायु है, यहाँ पे शुष्क और उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे रेतीली मिट्टी है, ठीक है भाई। बात करें मुख्य है तो यहाँ पे मूंगफली चना होता है। लोणकरण को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, देखो 3 बार ही बता दिया, अब तो याद हो गया होगा। हाँ, खनिज की बात करें तो यहाँ पे जिप्सम बेंटोनाइट भी होता है। कोयला की बात करें तो यहाँ पे पलाना नामक कोयला और ब्रह्मसिंह घर। देखिए कोयला कहाँ पे मिलता है, कोयला पलाना के अंदर और ब्रह्मसिंह सर के अंदर कोयला मिलता है। जिप्सम कहाँ मिलता है, जामसर, ठीक भाई, बिसरासर और हरकासर के अंदर जिप्सम अधिक मात्रा में मिलेगा आपको। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये है ना केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। खजूर अनुसंधान बीकानेर के अंदर है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये भी बीकानेर के अंदर है। जिले की बात करें बीकानेर के अंदर तो यहाँ पे गजनेर झील है, लोणकरणसर झील है और कोलायत झील है। तो ये तहसीलों के नाम पर ही झील है भाई। बात करते हैं कोलायत झील। देखो कोलायत झील इंपोर्टेंट है, मीठे पानी की झील है जिसमें 52 घाट बने हुए। कितने, इसमें 52 घाट बने हुए हैं। देखिए दीपदान परंपरा हेतु ये प्रसिद्ध है। कपिल मुनि, देखो कोलायत झील है ना, जो कपिल मुनि का जो मंदिर है वो कोलायत झील के किनारे है। इसके बारे में अगर पूछा जाए तो कोलायत झील के बारे में अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। और यहाँ पे मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है भाई। बात करते हैं लोणकरणसर झील, इसके बारे में तो ये खारे पानी की, देखो ये वो मीठे पानी की झील थी कोलायत झील, ये खारे पानी की झील है। गजनेर झील की बात करें तो यहाँ महाराजा गज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। यह झील दर्पण के समान चमकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। गजनेर झील कौन सी झील है जो दर्पण के समान चमकती है, देख नहीं पाओगे, ठीक है भाई। हाँ, गजनेर अभ्यारण्य भी है, गजनेर अभ्यारण्य भी है। इसमें रेत का तितर, भाई इसमें रेतीले तितर, ठीक भाई, भट्ट तितर। और यहाँ पे रेत के तितर कहाँ पे मिलेंगे आपको, रेत का तितर है ना, मतलब रेत के रंग के आकार का तितर, ठीक है, भूरे टाइप का। तो वो गजनेर अभ्यारण्य के अंदर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे और है बट पक्षी देखने को भी मिलेंगे। आगे बात सुने, बट पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे। कवर सेन लिफ्ट नहर, बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको, ठीक है भाई। हाँ, इस नहर को बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं। झज्जर राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित होबा, और देखो होबा जोबा परियोजना है, ठीक है भाई। जैतून रिफाइनरी आपको बताइए बीकानेर के लोणकरणसर के अंदर है, पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। जैतून रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है, तो ये है। तो आपको इसमें ये बातें ध्यान रखनी, एक तो ये, एक जैतून रिफाइनरी और एक आपको ये, ठीक है भाई, और एक ये, ठीक है भाई, बातें आपको ध्यान रखनी है। चले आगे, कुछ बातें और भी है, ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं। भट्टा पीर का उर्स किसे कहा जाता है, गजनेर को। भट्टा पीर का उर्स किसे कहा जाता है, क्योंकि आपने अभी भी देखा है यहाँ पे गजनेर के अंदर भट्ट तितर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, भट्टा पीर का उर्स कहते हैं, ठीक है भाई। बात करते हैं न्यूनतम नदियों वाला संभाग की बात करें, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा मिलेगा आपको, बीकानेर, ठीक है। हाँ, डाडा थोरा, यहाँ पे देखो ये है प्राचीन काल स्थल है डाडा थोरा, यह लघु पाषाण कालीन अवशेष मिले थे यहाँ पे। बात करें जिप्सम की सबसे बड़ी खान पूछ लिया जाए तो बीकानेर के जामसर के अंदर जिप्सम की क्या है, सबसे बड़ी खान है। बालक साइकिलिंग अकादमी बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक भाई। उर्मुल ट्रस्ट 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है भाई। जैन मंदिर, देखो ये बार बार आ चुका है, जैन मंदिर जो 5वें तीर्थ थे भांडाशाह, लोणकरण के समय भांडाशाह द्वारा बनाया गया था। लोणकरण के समय ये भांडाशाह
द्वारा बनाया गया था। जैन मंदिर भांडासा, ठीक है भाई। हाँ भाई, लोणकरण सर थे ना, जिसको हम राजस्थान का कर्ण भी कहते हैं। हाँ, लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर बीकानेर है, संगमरमर और लाल पत्थर से बना है। लक्ष्मी नाथ जी का जो मंदिर है, जो संगमरमर और लाल पत्थर से बना है। देखो देखिए, चंदनी चेरी मेला, ये बीकानेर के देश नोक के अंदर है, जहाँ पे करणी माता का मंदिर है, वहां पे चंदनी चेरी मेला जो देश नोक के अंदर बीकानेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है भाई, बात करते हैं, आखिरी बात करते हैं, लास्ट बात है। ठीक है भाई, शिक्षा विभाग बीकानेर 1950 में स्थापित हुआ था। ठीक है भाई, शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग 1950 में बीकानेर में स्थापित हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है, बॉर्डर आ गया ना भाई पाक। बात करेंगे शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में है। ये राज्य का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल है। अगर पूछ लिया जाए राज्य का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल, तो वो है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। ठीक है, आपको पता है ये खेर, बेर और खजूर, मैंने पहले पढ़ा था ना, बीकानेर में बेर और खजूर होते हैं फलों में, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। बीकानेर रियासत में आलमशाही और गजशाही सिक्के चलते थे। सिक्कों की बात करें तो यहाँ पे आलमशाही और गजशाही सिक्के चलते थे। ठीक है भाई, बीकानेर का बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, नाल एयरपोर्ट बीकानेर में स्थित है। नाल एयरपोर्ट की बात पूछ ली जाए तो बीकानेर में स्थित है। ये मुख्य बातें हैं जो पूछी जाती है। कांता कतूरिया राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य है। देखो, महिला की बात करें, कांता खतूरिया की बात करें तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य है। लोक सेवा आयोग की, राजस्थान की लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला पूछ ली जाए वह है कांता कतूरिया। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी बनी है भाई, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोनों। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, बात करते हैं जूनागढ़ प्रशिस्त, जूनागढ़ के द्वार पर लगी है और अन्य नाम है इसका रायसिंह। ठीक है भाई, कौशिक पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। देखो देखिए, विमला को किस नाम से जाना जाता है? कौशिक। तो इसको हम पानी वाली बहन पूछ ली जाए तो वह है विमला कौशिक। ठीक है भाई, भाई इसको नोट कर लिया जाए। तो हमने देखा आज बीकानेर के बारे में, बिल्कुल डिटेल में देखा था भाई। ठीक है भाई, अच्छे से बीकानेर को हमने बिल्कुल कंप्लीट किया है। ठीक है भाई, कोई कमी तो नहीं रहेगी है? बता भी दो, क्लास कैसी लगी है वो भी बता दो मुझे। हाँ हाँ भाई, तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर भी करके जाना है। हाँ भाई, नए साथी हैं तो चैनल से जुड़ जाए। हाँ भाई, तो फिर ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। ठीक भाई, ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।